जी भैया, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। तो पिछले 2 थर्मोडायनेमिक्स के वीडियोस हमारे आ चुके हैं जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक की स्टडी कर ली है। कुछ जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में जान लिया है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम्स के बारे में जान लिया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने किस बारे में बात की थी, क्या याद है? पिछला वीडियो देख के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं देखा तो तुरंत जाके देखिए। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जीरोथ लॉ के बारे में बात की है। आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम इंडिकेटर डायग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? इंडिकेटर डायग्राम्स के बारे में। तो पहले जान लेते हैं इंडिकेटर डायग्राम होते क्या और क्या जरूरत है इनकी थर्मोडायनामिक्स में। तो अगर हम बोलें कि थर्मोडायनामिक्स में अगर किसी भी सिस्टम की आपको स्टडी करनी है तो मेनली अगर हम उसके 2 वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं, मान लो प्रेशर या वॉल्यूम के बारे में जानते हैं, प्रेशर या टेम्परेचर के बारे में जानते हैं, वॉल्यूम या टेम्परेचर के बारे में जानते हैं, तो अदर थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब हमें किसी भी अगर थर्मोडायनामिकल सिस्टम की स्टडी करनी है तो हमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। अदर हम वेरिएबल्स की स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट 2 1। ठीक है, उन दोनों के बेसिस पे हम अदर वेरिएबल्स को स्टडी कर सकते हैं। तो इंडिकेटर डायग्राम क्या है? इंडिकेटर डायग्राम से पता चला होगा कुछ डायग्राम जैसा है यहाँ पे। तो हाँ, डायग्राम जैसा ही है, लेकिन आर्ट वाला डायग्राम हमको नहीं बनाना है। यहाँ पे आर्ट वाले डायग्राम नहीं है, थोड़ा सा फिजिक्स रिलेटेड डायग्राम है। तो ये इंडिकेटर डायग्राम एक तरीके का ग्राफ है। क्या है? एक तरीके का ग्राफ है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम कह सकते हैं। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, किसके किसके लिए है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? अगर हम बात करें तो ये है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अगर किन्हीं भी 2 थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे? थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स के बीच में एक थर्मोडायनामिकल ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कहीं भी हमको एक गैस का एक्सपेंशन शो करना है तो हम क्या करें? एक एक्सिस पे वॉल्यूम ले लेते हैं, एक एक्सिस पे प्रेशर ले लेते हैं और एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारा एक सिस्टम था जिसका इनिशियल वॉल्यूम कितना था? प्रेशर P1 था और इनिशियल वॉल्यूम V1 था। ठीक, अब हमने क्या किया? इस सिस्टम पे तेजी के साथ प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही आप इस पे प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, ग्रेजुअली कम होता जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि फाइनल प्रेशर सिस्टम पे कितना हो गया? P2 हो गया और उसका वॉल्यूम V2 हो गया। क्या किया हमने? इनिशियली हमने कंसीडर किया था कि हमारे पास एक गैस थी, एक कंटेनर में गैस थी या कोई भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम था जिसपे प्रेशर P1 था, जिसका वॉल्यूम V1 था। फिर हमने क्या किया? उस पे प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया तो उसका फाइनल प्रेशर कहां पे जाके रुका? P2 पे जाके रुका। और अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया होगा तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मान लेते हैं कि फाइनल वॉल्यूम उसका क्या हुआ? फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा उसका V2। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि गैस हमारी क्या हो रही है? अगर गैस है कंटेनर में तो क्या हो रही है? वो कंप्रेस हो जा रही है, क्योंकि हमने प्रेशर अप्लाई किया है ना। तो कंप्रेशन के लिए आपके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? कंप्रेशन के लिए एक तरीके का ग्राफ ऐसा बनेगा आपको। ठीक, यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट होगी, दैट इज P1, V1, और ये आपकी फाइनल स्टेट होगी P2, V2 की। तो मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है आपका। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर इस पॉइंट पे आपको वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या करें? एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी जहां पे V1 है। इस पॉइंट पे वॉल्यूम चाहिए तो इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इसकी वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे V2 हो जाएगी। अगर एक्स एक्सिस y एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस पॉइंट से तो इस पॉइंट पे P1 की वैल्यू मिल जाएगी और इस पॉइंट पे P2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या है? एक तरीके का आपके पास कंप्रेशन के लिए, किस चीज के लिए? कंप्रेशन के लिए PV डायग्राम। ठीक, कंप्रेशन के लिए PV डायग्राम है और इसी को हम इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। अगर PV डायग्राम एक और हम बना लें, किसके लिए बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं एक्सपेंशन के लिए। तो कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक गैस थी जिसका इनिशियल प्रेशर P1 था, फाइनल प्रेशर P2 हो गया, और इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया। अब क्या कर रहे हैं? इस सिचुएशन में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ने के लिए हमारे पास ग्राफ कैसे रहेगा? वॉल्यूम बढ़ने के लिए भी ग्राफ हमारे पास ऐसा ही रहेगा। ये बस
आप एरो चेंज कर देंगे। इस केस में एरो इस डायरेक्शन में था, इस केस में एरो इस डायरेक्शन में हो गया होगा। ये इनिशियल कंडीशन होगी P1, V1 की, यानी इनिशियल इंडिकेटर के तौर पे हमने P1 और V1 को ले रखा है। फाइनल स्टेट के लिए हमने P2 और V2 को ले रखा है। ये वॉल्यूम की एक्सिस है और ये प्रेशर की एक्सिस है। ठीक, तो अगर इस पॉइंट पे आपको वॉल्यूम चाहिए तो इस एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी आपको, इसकी वैल्यू होगी V2। अगर इसी पॉइंट पे हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो हमको प्रेशर, फाइनल प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। इस पॉइंट से अगर हम इस अपने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो V1 की वैल्यू मिल जाएगी जो इनिशियल वॉल्यूम रहा होगा। और यहाँ पे देखें, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो हमको P1 की वैल्यू मिल जाएगी। और ये ग्राफ आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका ग्राफ एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्सपेंशन को, कि गैस आपकी जो कंटेनर में है वो एक्सपैंड हो रही है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जरूरत क्या है भैया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हमको क्यों जरूरत पड़ गई, क्यों बता रहे हैं ये। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक फायदा हमको ये दिखा कि अगर हम इस पीवी डायग्राम में, मेनली अगर पीवी डायग्राम में हम क्या करें, इसके अंदर एरिया निकाल लें, इस कर्व के अंदर लाई करने वाला एरिया निकाल लें, तो वो वर्क डन आपको दे देगा। वर्क डन बाय द सिस्टम हो सकता है या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो सकता है। अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकाल लें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा उस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो फायदा क्या मिले इससे वो लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे, कहां पे लिखते हैं, पहले ये बना लो, उसके बाद लिख देते हैं कहीं पे, यहीं पे लिखे दे रहे हैं, इसको मिटा के यहीं पे लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, लिख देंगे कंक्लूजन क्या है, क्या रिजल्ट है हमको और क्या जरूरत हुई, क्या फायदा मिला हमको इस पीवी डायग्राम को बनाने से। तो लिख देंगे द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम gives us the value of work done by the system, or work done on the system। ये दोनों चीजें बताएगा हमको कि वर्क डन गैस पे हो रहा है या गैस हमारे एटमॉस्फेयर पे काम कर रही है या सराउंडिंग पे काम कर रही है। तो हमको कैसे पता चलेगा, इस पीवी डायग्राम में अगर हम एरिया निकाल लें तो वो हमको पता चल जाएगा। आगे बढ़े, इंडिकेटर डायग्राम निकल, इससे आपको समझ में आ गया होगा क्या जरूरत है इसकी। अब हम जरा देखने वाले हैं कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्क डन कैसे निकालते हैं और वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है वो जरा देख लेते हैं। वर्क डन, तो वर्क डन की अगर हम बात करें, देखते हैं क्या होता है वर्क डन। वर्क डन बाय अ गैस, किसी भी सिस्टम में अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है। ठीक, ये कंटेनर है। कंटेनर का मतलब होता है एक बक्सा टाइप का या बॉक्स टाइप का जिसमें आप कुछ भर रहे हो। ठीक है, तो एक कंटेनर है। कंटेनर में हमारे पास इस तरीके का एक हमने पिस्टन लगा रखा है। क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है इस तरीके का, जिसका एरिया ए है। इस पिस्टन का एरिया कितना ले रखा है, ए ले रखा है। ठीक, और इसके अंदर हमने गैस को फिल कर रखा है। इसके अंदर क्या है, एक गैस फिल्ड है, गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक, अब क्या होगा, हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स, एक चीज और जान लो, ये जो पिस्टन हमने लगा रखा है ये मूवेबल है। ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इस जैसे बात करें, एक इंजेक्शन देखा होगा ना, इंजेक्शन में जो काला काला पार्ट लगा होता है ना, जो कॉर्क टाइप का लगा होता है, जिसको हम पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं तो अंदर लिक्विड आ जाता है। ठीक, तो वो क्या होता है, वो एक तरीके से पिस्टन की तरह ही है। उसको जब दबाओगे तो लिक्विड आगे शिफ्ट करता है ना, तो वो क्या है, एक पिस्टन की तरह। तो ये मूवेबल पिस्टन है, ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक, अब अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि हर एक टेम्परेचर पे अदर देन 0 की बात करें तो रैंडम मोशन में होते हैं। और रैंडम मोशन में होने की वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर घर पे 2 बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, उनको छोड़ दिया जाए तो कोलिजन शुरू हो जाते हैं ना, मारपीट शुरू हो जाती है। उसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी बदतमीज हैं, घूमना फिरना इनके पास काम है। तो रैंडमली फ्री है घूमने फिरने के लिए, एक दूसरे के साथ टकराने के लिए। तो
टकराने के साथ साथ, ये आपस में टकराने के साथ साथ क्या करते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी टकराते हैं। जो कंटेनर की वॉल्स हैं इस पे भी जा जाके धक्का लगाते हैं। तो इसी धक्के के दौरान ये किस पे भी धक्का लगाएंगे, ये पिस्टन पे भी ऊपर की तरफ धक्का लगाएंगे, ऐसे पिस्टन को भी ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। अब जब पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे और मूवेबल पिस्टन है, तो मान लेंगे कि पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हो गया, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ dx। कितना शिफ्ट हुआ, एक dx डिस्टेंस, यानी बहुत स्मॉल डिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया हमारा पिस्टन। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी उम्मीद है। ठीक, ऊपर की तरफ इतना शिफ्ट हो गया हमारा। तो अगर हम यहां से निकालना चाहें प्रूफ, अगर बताओ शुरुआत से लिखा जाए, चलो अच्छा शुरुआत से लिखते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ कंटेनर filled by a gas, the container, ऐसे लिख देते हैं, the container is attached with a movable piston। कैसा पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन। और पिस्टन कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। हमें कंसीडर करके चल रहे हैं, फ्रिक्शनलेस है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है पिस्टन पे। as the gas molecules exert some pressure on the piston पे क्या करते हैं, कुछ एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। एंड द पिस्टन मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। पिस्टन कितना मूव हो जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, dx, कितना डिस्टेंस ये ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है। तो जरा देखते हैं कि अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ dx डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है गैस ऑन दिस पिस्टन, तो क्या लिखेंगे, द प्रेशर exerted by the gas molecules on the walls as well as on the piston। कितना होना चाहिए, प्रेशर का फॉर्मूला पता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से अगर हम फोर्स निकालें कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इस पिस्टन पे, इस ऊपर वाले पिस्टन पे, ताकि इसको ऊपर धक्का दे पाए, तो कितना फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। इतना एक्सर्ट कर रहे होंगे ना, बात समझ में आ रही है ना इतनी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन को एक dx डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन पे कुछ काम कर रहे हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तभी तो इसको डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, क्योंकि एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है पिस्टन का। तो जहां कहीं भी फोर्स होगा और फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहां पे एक वर्क डन की वैल्यू ऑब्टेन होगी। नाउ उस वर्क डन को निकालते हैं। नाउ द वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द पिस्टन। देखो बहुत छोटी सी डिस्टेंस इसने पिस्टन को शिफ्ट किया, गैस के मॉलिक्यूल से बहुत छोटी सी डिस्टेंस शिफ्ट की है ना पिस्टन की ऊपर की तरफ, तो बहुत छोटा सा वर्क डन होगा। और बहुत छोटा सा वर्क डन किसके बराबर होगा, dw इज इक्वल टू F इंटू dx के बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो वर्क डन होता है। तो यहाँ से dw की वैल्यू क्या हो जाएगी, dw की वैल्यू, F की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, F हमने निकाला F इज इक्वल टू P, तो F की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो P इंटू A इंटू dx आ जाएगा, है ना, P इंटू A इंटू dx। अब जरा इस चीज को बड़ा गौर से देखो, ध्यान से देखो, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, यही तो वॉल्यूम होता है ना। अब बहुत स्मॉल लेंथ है जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एरिया से, तो
तो फिर से एक स्मॉल वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी, तो dW क्या हो जाएगा, dW हो जाएगा प्रेशर इनटू dV, वेयर dV इज द स्मॉल वॉल्यूम, dV क्या है, बहुत छोटा वॉल्यूम है। तो अगर नेट वर्क डन निकालना हमको, नेट वर्क डन निकालना हमको, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो dW इंटीग्रेट होगा, है ना, dW इंटीग्रेट होगा, और PdV को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे PdV ऐसे इंटीग्रेट होगा ना। अब जरा देखो यहाँ पे dW इंटीग्रेट करेंगे तो छोटे छोटे वर्क डन मिलके क्या है, एक कंप्लीट वर्क डन दे देंगे आपको, कंप्लीट वर्क डन दे देंगे। और जो PdV होगा, ठीक, PdV में वेरिएबल क्या है, वॉल्यूम वेरिएबल है, इसीलिए वो dV के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमको एक इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिए होगी, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दें, V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर दें, यानी इनिशियल वॉल्यूम से प्रेशर वॉल्यूम, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ V1 यानी इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम P इंटू dV, तो ये वर्क डन की वैल्यू होती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, वर्क डन बाय द गैस है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हुआ है, वर्क डन ऑन द गैस होता तो नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू ऑब्टेन होती। समझ में आई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमको देखना है वर्क डन अगर पीवी डायग्राम से निकाला जाए तो कैसे निकलेगा। वर्क डन देखते हैं बाय पीवी डायग्राम, ठीक, वर्क डन देखते हैं बाय पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम बनाएगा यहाँ पे फिर से वर्क डन बाय पीवी डायग्राम। अब हम निकालने जा रहे हैं, हेडिंग आप खुद लिख लेना, क्या निकालने जा रहे हैं, वर्क डन बाय पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम उसके लिए बना लेते हैं। इधर हो गया हमारे पास वॉल्यूम, इधर हो गया प्रेशर, ठीक, और एक हम ऐसे ही कोई भी ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्सपेंशन का ग्राफ है, एक्सपेंशन है, ये इनिशियल वैल्यू है P1 V1, ये P2 V2, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही। तो इस पॉइंट पे अगर इस एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपको वॉल्यूम की वैल्यू दे देगा, फाइनल वॉल्यूम यानी V2 मिल जाएगा यहाँ से। इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो P1 की वैल्यू दे देगा। अब हमें पता है कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो अगर इसका वर्क डन हम कैसे भी निकाल लें, ठीक, वर्क डन अगर कैसे भी निकाल लें तो हमको क्या मिलेगा, लेकिन वर्क डन निकालने के लिए तो एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो एरिया कैसे भी निकाल लें, ठीक है, एरिया अगर इसका कैसे भी निकाल लें तो हमको वर्क डन मिलेगा। अब हमें पता है जहां पे फंक्शन वेरिएबल होते हैं, ध्यान से सुनना, जहां पे फंक्शन वेरिएबल होते हैं वहां पे अगर आपको नेट वर्क डन निकालना है, नेट एरिया निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। एरिया अंडर द ग्राफ तभी आता है जब हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन होता कैसे, मान लें कोई एक स्मॉल सेक्शन है इसका, ठीक, अगर स्मॉल सेक्शन इसका हम मान लें, इस ग्राफ का मान लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है और ये D है, ठीक। तो DC आपको क्या दे रहा होगा, ये कुछ वॉल्यूम में चेंजेस बता रहा है ना, यहां से यहां तक वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यही तो वैल्यू बता रहा है, तो इसको हम DV से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों पॉइंट A और B की अगर बात करें तो ये बहुत ही थिन स्लाइस ले रखी है हमने इस ग्राफ की, ठीक है, ये दोनों नियरेस्ट पॉइंट हैं, तो नियरेस्ट पॉइंट है तो लगभग एक ही वैल्यू पे लाई करेंगे। अगर नियरेस्ट पॉइंट है तो नियरेस्ट पॉइंट है तो एक ही वैल्यू के आसपास लाई करेंगे। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, अगर इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहें तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या आएगा, द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, कौन सी स्ट्रिप है ये है ABCD। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप ABCD क्या मिल जाएगी आपको, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप की ही है ना, रेक्टेंगुलर शेप की ही है। तो रेक्टेंगुलर अगर ये पॉइंट्स देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा कि एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं हम, ट्रायंगल को इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि A और B पॉइंट को हमने नियरेस्ट पॉइंट बोल रखा है, ये दोनों नियरेस्ट पॉइंट हैं, तो लगभग एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे होंगे दोनों पॉइंट, ठीक है, ये दोनों नियरेस्ट पॉइंट हैं, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं है। डायग्राम में आपको एक मैग्नीफाइड इमेज दिखाई जाती है ताकि आप उन दोनों को अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग देख सको, इसीलिए, अदरवाइज ये दोनों नियरेस्ट पॉइंट है तो एक एग्जैक्ट वैल्यू P की मिलेगी। तो अगर आपको इस पॉइंट पे, ठीक, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, एरिया क्या होता है,
एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो कि एबीसीडी है, अगर उसका एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ द स्ट्रिप हमको निकालना है एबीसीडी। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ अगर मान लें ये है, लेंथ क्या है, लेंथ मान लें क्या है, ए डी है, और ब्रेथ इसकी क्या है, ये ब्रेथ है डीसी, है ना, ब्रेथ क्या है डीसी। तो लेंथ ए डी क्या होगी, लेंथ ए डी ये आपकी प्रेशर की वैल्यू दे देगा और डीसी आपको डीवी की वैल्यू दे देगा। तो ये स्मॉल वर्क डन मिलेगा, है ना, ये स्मॉल वर्क डन, इतने का ही वर्क डन मिला हमको, ये स्मॉल वर्क डन, फिर से पीडीवी मिल गया, पीडीवी होता क्या, वर्क डन ही होता है, तो ये स्मॉल वर्क डन मिला। अब अगर हमको नेट वर्क डन चाहिए, नेट वर्क डन चाहिए अगर हमको, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इधर इंटीग्रेट करते हैं तो इधर भी इंटीग्रेट करते हैं पीडीवी, ठीक। तो ये वर्क डन आपको मिल गया, वॉल्यूम की लिमिट पुट कर देंगे V1 से V2 तक, ठीक है। तो ये अंडर एरिया अंडर द पीवी डायग्राम हमको मिल जाएगा यहाँ से, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालते हैं, क्या होता है वर्क डन और साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, कैसे प्रोसेस होते हैं, ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें इनिशियल और फाइनल स्टेट किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की सेम रहे, ठीक है, क्या रहे, इनिशियल और फाइनल स्टेट किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की सेम रहे। तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो मान लेते हैं पहले कोई ग्राफ, पहला पॉइंट, ये पीवी डायग्राम भी बना रहे हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम की एक्सिस हो गई, ये प्रेशर की एक्सिस हो गई। तो मान लेते हैं पहले कोई एक सिस्टम था जो ए से होके बी तक पहुंचा है, कुछ इसमें चेंजेस आए हैं, यहाँ पे P1, V1 था और इसका फाइनल वॉल्यूम और प्रेशर P2, V2 हो चुके हैं, ठीक, इस A X B पाथ से होते हुए, ठीक। अब क्या है, देखा जाए क्या करें, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक सिस्टम गया और उस स्टेट के बाद फिर से रिट्रेस करते हुए वापस आ गया किसी और पाथ के थ्रू, ठीक। तो मान लेते हैं ये आपका जो सिस्टम था ये फिर से कंप्रेस होके, या फिर से कह सकते हैं किसी प्रोसेस के थ्रू अपनी ओरिजिनल स्टेट पे फिर से आ गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड द इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम बोथ आर सेम, दोनों सेम हो, ठीक। तो ये मान लेते हैं ए तो ले रखे हैं यार, अल्फाबेट्स में ए दो बार नहीं आता ना, तो ए एक्स बी सी डी, इसको मान लेते हैं वाई। तो अगर हमको, ये जाहिर सी बात है ये इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या एक्सपेंशन शो कर रहा है, ये कंप्रेशन शो कर रहा है ना। देखो इस वाले, अगर ए एक्स बी को फॉलो करें, क्या करें, अगर ए एक्स बी को फॉलो करें तो यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, ये है, वॉल्यूम की वैल्यू कम है, यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ गई है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये एक्सपेंशन है, और ये क्या है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है। तो पहले एक्सपेंड हुआ है फिर कंप्रेस हो गया है। तो अगर एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, ठीक, तो एरिया ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन की बात की जाए तो एरिया ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ही आपको वर्क डन देगा, वर्क डन इन एक्सपेंशन, यही तो वर्क डन देगा आपको, है ना। एरिया एक्सपेंशन का ग्राफ कौन सा है, ए एक्स बी वाला है ना, तो एरिया अंडर कौन सा आएगा, ए एक्स बी के, एरिया अंडर ए एक्स बी। अब ए एक्स बी के अंदर एरिया कौन सा आ रहा होगा, एरिया ऑफ ए एक्स बी सी डी ए, ये पूरा एरिया ही तो आएगा इसके अंदर, ये पूरा एरिया ना, ये वाला पूरा एरिया इसके अंदर आ रहा होगा, है ना, ये पूरा एरिया आ रहा होगा इसके अंदर, ठीक, ओके, एक्सपेंड हो रहा है सिस्टम। अब अगर निकालना हमको एरिया ड्यूरिंग द कंप्रेशन में अगर एरिया निकालना हमको, तो कंप्रेशन में एरिया क्या होगा, कंप्रेस करने के लिए हमारे पास ग्राफ कौन सा है, बी वाई ए, तो यही आपको वर्क डन देगा, वर्क डन इन कंप्रेशन, यही तो आपको वर्क डन इन कंप्रेशन देगा। तो वर्क डन इन कंप्रेशन आपको कैसे मिलेगा, एरिया किस ग्राफ के अंदर, बी वाई ए डी सी,
डी सी बी, है ना, ये वाला जो क्लोज कर्व मिल रहा है ये वाला इतना, ठीक है, सिर्फ इसकी बात हो रही, किसकी बात हो रही, सिर्फ इस वाले की बात हो रही, ठीक। अब ये कंप्रेशन है, अभी तक हम ऐसे चल रहे थे, अब हमको रिवर्स जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो अगर नेट वर्क डन चाहिए, नेट वर्क डन चाहिए, तो ये वाला है नेगेटिव, ये वाला किस साइन के साथ है, ये वाला नेगेटिव साइन के साथ है ना, ये वाला नेगेटिव साइन के साथ है, और ये वाला जो पूरा एरिया था ये पॉजिटिव साइन के साथ है। तो पूरे एरिया में से ध्यान से देखना, अगर पूरे एरिया में से हमने ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बच रहा होगा, यही वाला तो एरिया बच रहा होगा, है ना। नेटवर्क डन में आपको कितना एरिया मिलेगा, सिर्फ ये वाला एरिया मिलेगा। तो अब नेटवर्क डन के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ए एक्स बी सी डी ए माइनस एरिया ऑफ बी वाई ए डी सी बी, ये। तो यहां पे बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बचेगा एरिया ऑफ ए एक्स बी वाई ए, इतना बचेगा बस हमारे पास। तो अगर हम इस क्लोज्ड कर्व का एरिया निकाल दें तो साइक्लिक प्रोसेस में हमको वर्क डन मिल जाएगा। और साइक्लिक प्रोसेस के बारे में हमने क्या बताया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका जो इनिशियल स्टेट हो वही फाइनल स्टेट हो, यानी घूम फिर के आपका सिस्टम फिर से आपकी इनिशियल स्टेट पे आ जा रहा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।